सुप्रभात सभी छात्राओं को। बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की जा रही है। उसमें मैं एक कड़ी के रूप में इतिहास विषय के प्राध्यापक के रूप में रामस्वरूप मीणा आज मैं आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट जो है हमारा, जिसका नाम है हमारे फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इसे भारत भी कहते हैं। इस विषय के पहले अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ भी डाउनलोड कर दिया है आपके ग्रुप में, और साथ ही मैंने आपका सिलेबस से भी आपको अवगत करा दिया है कि बीए सेकंड ईयर द्वितीय वर्ष में आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या रहेगा। तो उस सिलेबस को आप एक बार देख भी लें और वीडियो जो जारी किया गया उसको एक बार सुन भी लें। उसी कड़ी में हमारा पहला अध्याय है तुर्की आक्रमण एवं राजपूत विरोध, यानी कि हम हमारे इस सेकंड ईयर के इतिहास को वहीं से आरंभ कर रहे हैं जहां से हमने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में राजस्थान के इतिहास में छोड़ा था। क्योंकि आप सब विदित है इस चीज़ से कि हमारे पाठ्यक्रम को बीए के तीनों वर्षों के आधार पर 3 भागों में बांट रखा है। फर्स्ट ईयर में हमने प्रथम पेपर जिसे भारत का इतिहास कहते हैं उसमें पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक का पढ़ा। द्वितीय पेपर फर्स्ट ईयर का राजस्थान का इतिहास जो प्रारंभ से लेकर 1956 तक था। उस राजस्थान के इतिहास में हमने राजपूत काल के रूप में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास को देखा। उसी 12वीं शताब्दी तक के इतिहास में ही जो घटनाक्रम है वो ही पुनः एक तरह से पूर्व ज्ञान के आधार पर जोड़ने के लिए हम इस अध्याय में काम मिलेंगे। क्योंकि तुर्की आक्रमण की शुरुआत प्रस्तावना के रूप में हम वहाँ से करेंगे जहाँ से मध्य एशिया में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और इस्लाम धर्म का उदय किसने किया, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब, जिन्हें पैगंबर भी कहा जाता है, तो मोहम्मद साहब के द्वारा इस धर्म को उदय किया गया जिसका नाम था इस्लाम। और इनका टाइमिंग हम जो मानते हैं वो 570 से लगभग 632 तक का हम कह सकते हैं। इस 632 के समय में मोहम्मद साहब का जीवन परिचय रहेगा। और इस मोहम्मद साहब ने जिस धर्म का उत्थान किया, जो प्रमुख धर्म है, मध्य एशिया से निकल कर आया था, ये इसका नाम है इस्लाम। क्या नाम है इसका? इस्लाम। ये इस्लाम धर्म जो है और इसको फैलाने वाले जो हैं, उनकी शुरुआत भारत में कैसे हुई, किस प्रकार हुई और उनका नुकसान किसको उठाना पड़ा, उस रूप में हमारा ये पहला अध्याय है। क्योंकि कहा जाता है कि विश्व के इतिहास में, भारत के ही नहीं अपितु राजस्थान के नहीं, विश्व के इतिहास में ये इस्लाम धर्म का उदय होना अपने आप में एक क्या है, युगांतकारी घटना माना गया है। युगांतकारी घटना इसलिए हम बोल सकते हैं हम, क्योंकि इस्लाम धर्म ने अपने प्रभाव और अपना प्रसार जो किया वो तलवार की नोक पर किया। इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे उन्होंने इस्लाम धर्म को बहुत से देशों में फैलाया। लेकिन हम भारत की कहानी को इस रूप में पढ़ेंगे जो प्रस्तावना में मैं आपको थोड़ा हल्का सा बताना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले भारत में इस्लाम धर्म को प्रसारित करने के लिए 2 रास्ते अपनाए, 2 मार्ग, जिन्हें हम मार्ग कह सकते हैं। ये मार्ग जो अपनाए गए उनमें पहला मार्ग यानी इस्लाम का भारत में प्रवेश हम कहें वो 2 तरीके से हुआ। पहला सिंध प्रदेश से होता हुआ और दूसरा जो है अफगानिस्तान से। यानी ये 2 रास्ते वो थे जहां से मध्य एशिया से निकलकर ये इस्लाम धर्म हमारे भारत में प्रवेश किया, जिसमें सबसे पहला रास्ता सिंध वाला था और दूसरा रास्ता अफगानिस्तान से होते हुए काबुल जाबुल होते हुए था। तो आखिर बात ये आती है कि मोहम्मद साहब का टाइम तो 570 से लेकर 32 तक था, तो उसके बाद 8वीं शताब्दी में किस प्रकार ये धर्म भारत में प्रसारित हुआ। तो देखिए, कहते हैं कि मोहम्मद साहब के अनुयायियों में जो शाखाएं हैं उनमें इस्लाम धर्म को फैलाने वाली निम्नलिखित जातियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मैं आपको मोटे तौर पर 2 जातियों का फिलहाल उल्लेख करूँगा, बाकी हम जब मध्यकाल का इतिहास आगे पढ़ेंगे तब 3 जातियों का नाम और आएगा। 2 जातियों में सबसे पहले अरब राष्ट्र के थे, ये अरब देश के थे निवासी, इसीलिए इन्हें अरबी नाम दिया गया। जिस देश के निवासी थे उसी नाम से इनको पुकारा गया। जैसे हिंदुस्तान
वो हिंदुस्तानी कहते हैं। उसी प्रकार अरब देश से आने वाले पहले अरबी थे, और उसके बाद नंबर 2 पे जो आए वो तुर्की थे। कौन थे? तुर्की। इन दोनों के टाइमिंग को हमें इस प्रकार याद रखना है ताकि हमारा इतिहास क्रमबद्ध रूप से जुड़ जाएगा कि जिस प्रकार भारत में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं तक का काल राजपूत काल माना जाता है, उस राजपूत काल के दौरान ही सबसे पहले अरबियों ने, किन्होंने? सबसे पहले अरबियों ने भारत पर आक्रमण किया। और अरबियों में आक्रमण करने वाला कौन था? पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था, और इसने 711, किताबों में 12 भी है तो आप याद रखें, 711-12 में इसने आक्रमण किया। और कहाँ पर किया? सिंध प्रदेश पर किया। और उसमें सिंध प्रदेश का राजा कौन था? हिंदू राजा था, ब्राह्मण राजा था, राजा दाहिर। हिंदू राजा दाहिर के यहाँ पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। किस समय किया? 711-12 में। वहाँ ही से अरबियों ने अपने भारत पर प्रवेश की शुरुआत कर ली, और वो रास्ता था पहले नंबर का, सिंध वाला। उसके बाद वो आगे बढ़ते गए, मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा, अर्थात अरबी आगे बढ़े, और वो मुल्तान तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए? मुल्तान। अर्थात अरबियों ने सिंध और मुल्तान 2 प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद, और ये टाइम था 8वीं शताब्दी, और कहा जाता है कि दूसरे रास्ते से आक्रमण करने में इनको लगभग 200 वर्ष लग गए, अर्थात 9वीं और 10वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान के मार्ग से भी उन्होंने भारत पर प्रवेश किया। लेकिन शुरुआत सिंध प्रदेश से की, इसीलिए वो 8वीं शताब्दी की मानी जाती है, क्योंकि 711-12 8वीं शताब्दी का टाइम है। और वो मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद अरबियों के बाद तुर्कियों का नंबर आता नंबर 2 पे। और तुर्कियों में आक्रमणकारी जो थे उनमें भी 2 नाम है, जिनमें सबसे पहले मैं आज एक ही का अध्ययन कराऊंगा। नेक्स्ट अगली क्लास में हम दूसरे को पढ़ेंगे जिसका नाम मोहम्मद गौरी रहेगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि दोनों में लगभग 148 वर्षों का अंतर है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के मध्य लगभग 148 वर्षों का अंतर है। इसीलिए आज हम सबसे पहले महमूद गजनवी को पढ़ेंगे, और कल जब पढ़ेंगे अगली क्लास में तब मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी जो रहा, उसके आक्रमण जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं तुर्कों के प्रारंभिक धावे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, प्रस्तावना। इस्लाम धर्म का उदय और उसके प्रचारकों द्वारा भारत में इस्लाम धर्म को प्रचारित करना, और 2 रास्तों से, सिंध के प्रदेश से और अफगानिस्तान के रास्ते से, जिसमें हमने सिंध वाला पढ़ा जिसमें अरबियों ने किया, और मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति था और उसने मुल्तान तक अपना क्षेत्राधिकार बढ़ा लिया। उसके बाद अब आता है तुर्कों के प्रारंभिक धावे, जिसमें हम बात करेंगे महमूद गजनवी की। हालांकि महमूद गजनवी से पहले इसके पूर्वजों में भी है, जहाँ से शुरुआत मानी जाती है। महमूद गजनवी का टाइम 997 से 1030 तक का है, लेकिन इसने जो भारत पे आक्रमण किए वो हम यहाँ देखेंगे 1001 से लेकर 1026 तक लगभग 17 आक्रमण किए, ठीक है, मोटे रूप में। हालांकि इतिहासकार इसमें मतभेद करते हैं, लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार ये कहा गया है कि उसने लगभग 17 बार आक्रमण किए। तो उनको बाद में करेंगे, पहले उद्देश्य पढ़ेंगे। उद्देश्य से पहले आपको प्रारंभिक धावों में बता दें कि सबसे पहले महमूद गजनवी से पहले कौन कौन थे। सबसे पहले अलपतगीन ने किया, क्योंकि गजनी एक छोटा सा प्रदेश है, उस गजनी के शासकों में अलपतगीन शासक बना, उसने गजनवी वंश की नींव रखी। और उसके बाद फिर सुबुतगीन, बलकतगीन के बाद सुबुतगीन, और सुबुतगीन के बाद फिर है महमूद गजनवी। हालांकि 2 नाम और है, एक पिराई दास का नाम आता है और एक नाम और है। ऐसा करके 5 शासक इससे पहले गजनवी वंश के शासक थे। गजनवी ये इनका राज्य था जिसका नाम है गजनवी, और वंश था यामिनी वंश। अगर आपसे पूछे गजनवी वंश के शासकों कौन से वंश से थे, तो यामिनी, ये इनका वंश था। इस यामिनी वंश से संबंध रखते थे ये। और इसमें महमूद गजनवी जो था वो बलकतगीन के बाद था, और इसके बाद इसने जो सत्ता अपने हाथ में ली वो कहते हैं कि लगभग 997 के बाद से अपने आप को एक योद्धा के रूप में, क्योंकि इसको खुरासन का प्रभारी बनाया था इसके पिता के द्वारा, और खुरासान का सूबेदार बनने के बाद इसने अपनी सत्ता को हाथ में लेते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए लगभग 1001 से लेकर 1026 तक 17 आक्रमण किए, ठीक है। तो सबसे पहले धावों में पता लगेगा, प्रारंभिक धावों में अलपतगीन का भी आएगा, बलकतगीन का भी आएगा और सुबुतगीन का भी आएगा, और उसके बाद महमूद गजनवी की तो शुरुआत हो ही जाएंगे। तो महमूद गजनवी का तीसरा पॉइंट है, जिसमें महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य। देखिए भाई, भारत पर आक्रमण के उद्देश्य हम देखें तो भारत में
बहुत से शासकों ने प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर इनकी बात करें जिनमें इस्लाम को प्रसारित करने के लिए महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने के पीछे मुख्यतः 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखा। और उनमें से पहला उद्देश्य जो रहा उनका वो रहा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। मैंने 4 लिख दिए हैं पहले ही, लेकिन जगह नहीं होने के नाम मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ। 4 में पहला है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, अर्थात महमूद गजनवी भारत में इस्लाम धर्म को प्रचारित करना चाहता था। दूसरा उद्देश्य जो उसका रहा वो रहा धन संपदा को प्राप्त करना या लूटना। यानी भारत के लिए कहा जाता था, प्राचीन समय से एक कथन था जो आज भी लागू होता है कि भारत एक सोने की चिड़िया रहा है। अंग्रेज़ों के लूट जाने के बाद जरूर ये थोड़ा कमज़ोर माना गया, हालांकि उस समय भारत प्राचीन काल में बहुत धनी संपन्न था। इसीलिए दूसरा उद्देश्य गजनवी का ये रहा कि भारत की धन संपदा को लूटना या प्राप्त करना। तो 2 उद्देश्य हो गए। तीसरा उद्देश्य रहा भारत में साम्राज्य विस्तार करना। अगर मौका मिले तो क्या कर लेना, यहाँ पर अपनी सत्ता को भी स्थापित कर लेना। ये भी महमूद गजनवी का उद्देश्य शामिल था, तो 3 नंबर पर रखा गया। और चौथा कहते हैं कि भारत में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो विदेशियों को प्रभावित करती थी, और विदेशियों को प्रभावित करने के कारण वो जल्दी से लालायित होकर भारत में आक्रमण के लिए आतुर थे। तो उसमें आते हैं हमारे यहाँ के अच्छी नस्ल के हाथी। कहते हैं कि वो हाथियों को प्राप्त करना चाहता था, जो भारत में बहुत बलिष्ठ और बलवान हाथी हुआ करते थे, जो सेना में काम में लिए जाते थे। इसलिए अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उसने चौथे उद्देश्य के रूप में हाथियों को प्राप्त करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया। तो ये 4 आक्रमण के उद्देश्य थे। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी उसको फैलाना। दूसरा भारत से धन संपदा को प्राप्त करना। समझ गए होंगे आप, धन संपदा, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहते थे तो इसलिए यहाँ पर खजाना था। तीसरा भारत में साम्राज्य विस्तार करना, और चौथा हाथियों को प्राप्त करना। तो इस प्रकार महमूद गजनवी जो था वो भारत में इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यहाँ आक्रमण के लिए आया, और उसने 1 नहीं 2 नहीं लगातार कई आक्रमण किए और कईयों में विजय प्राप्त की। कई राज्यों पर तो उसने पुनः आक्रमण किए, जो हम पढ़ेंगे तो विस्तार से न होकर कम से कम आपको मैं एक ट्रिक के रूप में या शॉर्ट रूप में बता दूंगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किए वो लगभग कैसे और किस प्रकार 17 आक्रमण किए। क्योंकि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इसको मानते हैं कि भारत पर उन्होंने 17 आक्रमण किए। तो उसमें कहा जाता है कि प्रथम आक्रमण जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से उसकी शुरुआत है। तो कहते हैं गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र पर सबसे पहला हिंदुशाही राज्य पर आक्रमण किया, और वहीं से आक्रमण करते हुए वहाँ के शासक जयपाल को पराजित किया और सीमांत दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद उसके द्वितीय आक्रमण में भी कहते हैं कि ये भी आसपास का ही था, जयपाल से ही दोबारा लड़ा गया था, क्योंकि आसपास के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसने जयपाल को ही वापस निशाना बनाया और उसी पर पुनः आक्रमण किया। तीसरा ये भी जयपाल का ही था, इसलिए 3 आक्रमण तो सीधे सीधे चले गए। चौथा आक्रमण और 5वां आक्रमण एक साथ थे, क्योंकि मुल्तान पर किए गए थे, तो 5 हो गए। छठा आक्रमण जो था वो हिंदुशाही और कांगड़ा प्रदेश, यानी हिंदुशाही और कांगड़ा प्रदेश के राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए जयपाल के पुत्र के साथ आक्रमण किए गए। इसका नाम था आनंदपाल। इसका नाम क्या था? आनंदपाल के साथ लड़े गए। उसके बाद 7वां आक्रमण जो लड़ा गया वो नारायणपुरा गांव पर किया गया था राजपूतों के साथ, और 8वां जो था वो था आक्रमण मुल्तान पर, और 9वां आक्रमण था थानेश्वर पर, और 10वां आक्रमण जो था वो पुनः हिंदुशाही राज्य पर किया गया था। इस प्रकार उसने लगातार 10 आक्रमण किए। और उसके बाद 11वें और 12वें आक्रमण की हम बात करें तो उसमें उसने लगातार आक्रमण करते हुए कलिंजर और उसके आसपास के राज्यों पर भी किया, और उसके बाद उसने राजस्थानी राज्यों पर भी आक्रमण करने का निशाना बनाया, जिसमें कश्मीर माना जाता है 11वें नंबर पे। 11वें नंबर का कश्मीर है। 12वें नंबर का आक्रमण जो उसका रहा वो कन्नौज पर और मथुरा पर रहा, क्योंकि वहाँ की लूट मानी जाती है, उसने वहाँ पर लूटमार की, इसलिए कन्नौज और मथुरा पर किए। और 13वां आक्रमण कलिंजर पर था, जो चंदेल वंश के शासकों पर किया। और 14वां आक्रमण उसने पंजाब पर किया। ठीक है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए उसने 15वां आक्रमण चंदेलों के विरुद्ध किया। और उसके बाद 16वां आक्रमण जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद एक अंतिम आक्रमण था 17वां। और 16वां आक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आक्रमण में समय जो है आपको याद रखना है 1025, कई बार जगह 26 भी लिखा है, लेकिन 25 विशेष रूप से माना जाता है। 1025 में 16वां आक्रमण जो लड़ा गया, उस 16वें आक्रमण के रूप में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए किया गया था।
जो कि कहा जाता है कि वहाँ पर शंकर भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसे सोमनाथ के नाम से जानते हैं, और यह गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में स्थित था। और यहाँ पर उसने गजनवी ने मंदिर में अपार धन संपदा को देखते हुए यहाँ आक्रमण किया, और इस धन संपदा को लूटने के लिए उसने कई हाथियों को काम में लिया, और कहते हैं कि 350 लगभग हाथियों पर उसने माल को इस प्रकार लादा कि जितना वो ले जा सकता था, और फिर भी शेष यहाँ बच गया। अब इससे हमारी भारत की धन संपदा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उसने जाते जाते मंदिर को तुड़वा दिया, और मूर्तियों को लेकर नहीं गया बल्कि मूर्तियों को खंडित और भंजित कर दिया, और हाथियों के पैरों नीचे दबाकर उनको तुड़वा दिया। तो ये था उसका 16वां और महत्वपूर्ण आक्रमण, सोमनाथ का जो मंदिर है उस पर आक्रमण, सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण। याद रहे, इतिहास में कई बार इसी से पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने कौन से मंदिर पर आक्रमण किया, तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा और उस पर आक्रमण किया, और यहाँ से अपार धन संपदा को अपने साथ गजनी प्रदेश ले गया। उसके एक साल बाद, अंतिम 25-26 के बाद, कहते हैं कि 26 में या 27 में उसने एक लास्ट आक्रमण किया जो जाते समय था उसका, और वो आक्रमण था जाटों और खोखरों पर किया गया था उसने, जो कि पंजाब के आसपास के क्षेत्र में था। जाटों और खोखरों के साथ उसकी लड़ाई हुई, अर्थात युद्ध हुआ, और वो उसका अंतिम युद्ध माना गया है, और इस प्रकार उसके 17 आक्रमण बताए गए हैं। ठीक है, तो यह है महमूद गजनवी के भारत पर किए गए प्रमुख 17 आक्रमण। ठीक है, नोट्स में आप अच्छी तरह से उनको और देख लेंगे। नेक्स्ट 5वां पॉइंट हमारा महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। चौथा कंप्लीट हो गया है, 5वां प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, इतिहास में हालांकि महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन फिर भी कई दृष्टियों से देखें तो महमूद गजनवी का प्रभाव भारत पर पड़ा है, और वो मुख्य रूप से पड़ा है वो इतिहासकारों के अनुसार, क्योंकि इतिहासकार एक मत नहीं है, इसलिए इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के लिए इतना हम कह सकते हैं कि भारत का धन संपदा और साम्राज्य को आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से आघात पहुंचा। बहुत से ऐसे राज्य थे जो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, और इसीलिए ये कह सकते हैं हम कि साम्राज्यवाद की दृष्टि से देखा जाए तो गजनवी ने ही भारत में मुस्लिम राज्य को प्रसारित कर दिया, किंतु विधिवत रूप से आगे इसको जिसने प्रसारित किया वह था मोहम्मद गौरी जो आएगा इसके लगभग 148 वर्ष बाद, यानी गजनवी के और गौरी के बीच में लगभग 148 वर्षों का अंतर है। क्योंकि 148 वर्षों का अंतर इसलिए है क्योंकि ये इसका टाइम पीरियड ये है, और गजनवी का गौरी का टाइम आएगा 1100 से 1178 के बाद में उसने विशेष रूप से भारत पर नज़र रखी। हालांकि 72 में हो गया था, लेकिन 78 के बाद उसने नज़र रखी, और उसके बाद बढ़ता गया, और उसने फिर 1191 और 92 के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़े, जिन्हें हम तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध कहते हैं, उनके बाद उसने यहाँ पर भारत में सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। तो वो नेक्स्ट अगली क्लास में लेंगे। नेक्स्ट अब है प्रभाव को देखने के बाद हमें निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये तुर्की आक्रमण है इसको हम इस रूप में समझें कि 8वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं तक हमारा राजपूत काल था भारत में, क्योंकि क्षेत्रीय शक्ति के रूप में था ये, न कि राष्ट्रीय शक्ति थे राजपूत। राजपूत कौन थे? क्षेत्रीय शक्ति। इसलिए इस राजपूत काल में ही ये सारे आक्रमण हुए। ठीक है, तो इसलिए 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तो वो 8वीं शताब्दी हो गई, और 12वीं शताब्दी इसलिए हो गई क्योंकि 12वीं शताब्दी में 1191 आएंगे और 1192 आएंगे। इन 1191 और 92 में तराइन के युद्ध जो गौरी के साथ लड़े जाएंगे वो भी इन तुर्कों के द्वारा ही लड़े जाएंगे, क्योंकि गौरी भी तुर्की था और गजनवी भी तुर्की था। इसीलिए हमने पीरियड चुना है 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी, जिस समय यहाँ पर राजपूत काल था। उस दौरान यहाँ पर तुर्कियों ने जो आक्रमण किए उनको हम इसमें पढ़ रहे हैं, और राजपूतों ने किस प्रकार उनका विरोध किया, और विरोध करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए। तो आखिर क्यों नहीं हो पाए? तो राजपूतों की पराजय के कारण जो है वो तीसरी क्लास में पढ़ेंगे। दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है। आप इसको ढंग से रीड करें जो आपको PDF भेजा गया है उसमें, और आपको जो वीडियो बनाया गया है उसमें अगर त्रुटि रहे तो क्षमा करें, बाकी आप थोड़ा ध्यान से इसको समझ लें। धन्यवाद। जय हिंद।